हम लोग क्लास 12th की, ठीक है, क्लास 12th एमपी बोर्ड की जो लेसन नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 आपकी स्थिर विद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसकी लेसन नंबर 1 जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो लेसन नंबर 1 है आपका, है ना। इस लेसन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, छड़ का आवेश, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, घटेगा, बढ़ेगा, ऋणात्मक हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। क्या दिया हुआ है, धनावेशित कांच की छड़ है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, उसको अनावेशित चालक मीन्स किसी कंडक्टर से क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पर्श करा रहे हैं, टच करा रहे हैं। तो ये पूछा है कि जो छड़ है मीन्स जो क्लास की जो रॉड थी उसके चार्ज पर क्या होगा, मीन्स वो घटेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या नेगेटिव हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, इसका जो आवेश है, इसका जो छड़ का आवेश है वो क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। गुड, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है ना। क्या दिया हुआ है, धनावेशित कांच की छड़ है, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड जो है उसको हमने क्या किया है, एक अनावेशित चालक के समीप ला रहे हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, इसमें टच कर रहे थे और इसमें हम बोल रहे हैं कि पास में ला रहे हैं ना। आपने इस तरह से दो मेथड हमने पढ़ी थी, नंबर 1 हमने कंडक्शन पढ़ी थी, नंबर 2 हमने पढ़ा था इंडक्शन। इट मीन्स हमने पढ़ा था कि एक तो चालन विधि द्वारा हमने किया था आवेशन, और एक दूसरा हमने देखा था प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो पहले आपको वो पढ़ना है। ठीक है, क्या दिया है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो छड़ का आवेश क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। इट मीन्स क्या दिख रहा है हमको, ये भी धनावेशित और इसको हम क्या कर रहे हैं, पास में ला रहे हैं, समीप ला रहे हैं। तो इस तरह के केस होते थे, उसमें क्या होता था, जो चार्ज रहता था वो क्या होता था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। इट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो चार्ज है वो अपरिवर्तित रहेगा, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोले तो चेंज नहीं होगा, है ना, जितना पहले था उतना के उतना ही होगा। पास में ला रहे हैं हम लोग, टच नहीं करवा रहे हैं। ओके, दैट इज द डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसके पहले वाले जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस का पहले क्लास ले रखी है उसमें भी हमने ये कर रखा है। क्या दिया हुआ है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में या ई इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्यू हम लोग अगर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, है ना। मीन्स ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो देखिए, इट मीन्स इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल से अगर बात करें तो अगर मैं इसको एफ बोलूं, ये क्यू है और ये ई है, तो इसमें पूछा है रिलेशन बिटवीन एफ क्यू एंड ई, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश या चार्ज क्यू और उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा एफ, उन तीनों में रिलेशन पूछा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता है सबको, है ना। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ई एफ इक्वल टू अपन क्यू नहीं होगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। एफ यहाँ से भी आप देखोगे तो देखो इसमें क्यू इक्वल टू एफ ही हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही होगा आंसर थर्ड वाला। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। यहाँ से अब इसको ट्रेस भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो यहाँ से E इक्वल टू अगर आप निकालते हो तो कितना निकलता है, F अपॉन Q। इट मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, सही हो रहा है। कैसे पता करा आपने, क्योंकि इसका जो यूनिट हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम किस में बन रहा है, इसमें E का इस C वाले से बन रहा है। इट मीन्स हमारा C वाला सही है। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा हम इसको रखते हैं। न्यूनतम आवेश होता है, ठीक है, मीन्स मिनिमम आवेश या फिर जो मिनिमम पॉसिबल आवेश है, इसको ऐसे भी बोलते हैं कई बार, है ना। तो ये चार्ज कितना होता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाले का, जल्दी से लिखो। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार, हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वही न्यूनतम चार्ज होता है। ठीक है, आपको पहले भी बोला है कि इनको एक दूसरे के साथ में ध्यान रखते हुए याद करना है, समझना है हमको।
क्या बोलते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है वही न्यूनतम आवेश होता है। अगर इस तरह से याद करोगे, इस तरह से जब समझते हैं तो इस तरह के कंफ्यूजन नहीं होते। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। ये 2019 की जो आपकी एमपी बोर्ड की जो 6 मंथली एग्जाम थी उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग रखते हैं इसको भी। ये है एक कूलाम आवेश में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये हम लोगों ने निकाला हुआ भी है, न्यूमेरिकली भी निकाला हुआ है, और ऐसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सेकेंड वाला, ठीक है। सही, और जिसने भी आंसर दिए हैं चैट बॉक्स में सही दिया है। क्या दिया है? 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। ओके, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम का ऋण आवेश से उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या फिर कोई वस्तु दी हुई है, कोई थिंग्स है, उस पर 80 माइक्रो कूलाम का नेगेटिवली चार्ज है वो। तो इसमें बोला है कि उसमें जो नॉर्मल जो स्टेट होती है उससे इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेस मात्रा में। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक चीज याद दिला देता हूँ कि जब हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था तब हमने बोला था कि यदि, क्या बोला था कि यदि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु से दूसरी वस्तु में, या फिर एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या हो जाती है। अगर इसमें से निकल के इसमें जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इसमें डेफिशिएंसी होने के कारण क्या बोलते हैं अपन, इसमें पॉजिटिव है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और जब अगर इसका अपोजिट हो, इट मीन्स क्या हो कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु से आते हैं, इट मीन्स अगर हम बोल दें कि ये वाली सेकंड वाली में इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव, है ना। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है कि 80 माइक्रोकूलाम का क्या है, ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो सामान्य अवस्था से उसमें कितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं पहले। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आपका होता है Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो हमको काय की वैल्यू दी है, हमको Q की वैल्यू दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोकूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। ओके, और E की वैल्यू आपको मालूम होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ध्यान रखना, पहले भी दिया हुआ था, अपन ने किया है कि जब माइक्रो में आप जहाँ पे अगर हम ऐसा यूनिट की पूरी बात कर रहे हैं तो इसको भी हमको पहले माइक्रो से कुलाम में चेंज कर लेना है। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब आपको क्या करना होगा, 80 इंटू माइक्रो की जगह कितना लिखेंगे, 10⁻⁻6 और कुलाम, ये कुलाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना था, एन। ओके, तो एन इक्वल टू कितना हो गया, एन इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन ई, है ना। अगर यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल दिया हुआ है, एन इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 80 इंटू 10⁻⁻6, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करने पे इसका आंसर दिख रहा है हमको। ओके, कितना आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर आ रहा है 5। देखिए इसको पॉइंट ऊपर ले जाएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, और फिर ये 19 पावर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना बन रहा है, इसका बन रहा है 5 इंटू 10⁻14। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा थर्ड, मीन्स ग वाला आंसर है। देखना है ना, बुक में गलत भी दिया हुआ रहता है, तो ध्यान से ध्यान रखना, कई बार कुछ बुक्स में गलत भी दिया हुआ रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी न्यूमेरिकल दिया हो तो खुद सॉल्व करके देखो, तब अच्छा बनता है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या दिया है, बिंदु आवेश Q के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इट मीन्स इसमें क्या बोला है, इसमें इन्होंने डायरेक्ट रिलेशन पूछा है, किसके कारण, पॉइंट चार्ज Q के कारण, है ना, दूरी r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मीन्स पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस r। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है ना। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा, पहले पूरा आंसर बताओ कितना होता है। इसका आंसर होता है, आपको याद होगा, इसका आंसर होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या पूछा है
यहाँ से आपसे पूछा है R और E और Q, तीन चीजें दी हुई है ना, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, E किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r² के। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा सेकेंड वन, मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो गया, 1/r²। लेकिन ध्यान रखना, अगर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति इस तरह की बात की जाए तो वहां पे आप इसको रट के मत लिखना, वहां पे आपको किस में रिलेशन लिखना है, एट द एक्साइल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन वाला जब क्वेश्चन आता है तब आपको ध्यान रखना है कि वहां पे उसका जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है, 1/r² नहीं होता है। तो ध्यान रखना, अगर एक्साइल पोजीशन या फिर अक्षीय स्थिति, जो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति वाला फिर क्वेश्चन किया था, वहां पे भी हमने E निकाला हुआ, E इक्वल टू 1/4πε0 Q 2p/r³ और p/r³ हम लोगों ने किया हुआ है। तो ध्यान रखना वहां पे आंसर E प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r³। ध्यान रखना कितना था आंसर वहां पे अपना, वहां पे आपका आंसर था E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। किस कंडीशन में था, अक्षीय स्थिति में था, है ना, एक्साइल पोजिशन में। और जो E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³, ये किस कंडीशन में था, ये निरक्षीय स्थिति में था। ठीक है, ध्यान रखना ट्रांसवर्स पोजीशन और एक्साइल पोजीशन इन दोनों का ध्यान रखना कई बार। तो इस केस में अगर ये सेम क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ओके, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू पूछी है, लेकिन ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछा है, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन आपको इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो क्या ध्यान रखना है कि ध्यान से देखिए, अगर क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे भी फर्स्ट वाले में भी 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, -12 लिखा है, 8.85 इंटू 10⁻−12 लिखा है, 9 इंटू 10⁻8 एंड 9 इंटू 10⁻9। इस केस में आपका आंसर सही कब होगा, जब आपको इसकी यूनिट पता हो, है ना। तो इस केस में अगर आपको 8.85 इंटू 10⁻12 भी पता है तो भी आप गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिट सहित आंसर लिखना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 8 नंबर का क्या पूछा है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, इसको आप वैल्यू निकाल सकते हो ना, कैसे, 1/4πε0 की वैल्यू से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आप सारी वैल्यूज रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि इसकी यूनिट अलग दी हुई है। ठीक है, 8 नंबर का आंसर कितना हो गया, बिल्कुल सही। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बनता है। जब ये कैसे पता करोगे आप, जब आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालोगे, है ना, जब एप्सिलॉन 0 या विद्युतशीलता जो है निर्वात में या, है ना, तो उसकी जब यूनिट निकालोगे तो वो क्या निकलेगी, ये निकलेगी। तो इस केस में ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यूज याद करते हैं, वैल्यूज याद करके चले जाते हैं, तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमने जो टर्न वाला क्वेश्चन किया था ना, कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव या डाइपोल डाइपोल मोमेंट, देखो क्या क्वेश्चन दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, में किसी द्विध्रुव या डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, पी, को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री एंगल घुमाने में किया गया कार्य होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ, डब्ल्यू वाला हम लोगों ने किया हुआ है। आपको उसमें क्या करना है, डब्ल्यू वाले में, डब्ल्यू वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका W इक्वल टू, कितना होता है, मैं दूसरे पेन से यहीं पे करके बता देता हूँ, W इक्वल टू होता है आपका PE 1 - cos थीटा। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, क्योंकि PE के फॉर्मेट में आंसर है तीनों, PE है, 2P है, P है, 1/2P है, 0 है। आपको क्या दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को उसके फील्ड की डायरेक्शन से 180 डिग्री टर्न करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो वो यहाँ पे देखिए कॉस में जब आप कॉस की ये थीटा की जगह 180 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 1 2, इट मीन्स कितना हो जाएगा, W हो जाएगा आपका आंसर 2PE। 9th नंबर का आंसर देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 2PE। इस तरह के क्वेश्चन रटना नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखो। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर हम कर दें, इसको मैं अगर क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क में कि आपको क्या करना है कि अगर 180 डिग्री की जगह 90 डिग्री दिया होता तो क्या होता, आपको क्या रखना है, cos 90 रखना है। cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब cos 90 0 हो जाएगा तो ये आंसर कितना हो जाएगा। ये वाला जो केस है सेकंड वाला, ये किसके लिए सही रहेगा, थीटा = 90 डिग्री के लिए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से कॉन्सेप्ट वाला है, मींस ई के फॉर्मेट वाला है। क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, दिया हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण P, मींस ध्यान से देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, इसी मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है। द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की r पर निर्भरता दी गई, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, एक डाइपोल है, ओके। इसको मैं समझा रहा हूँ इंग्लिश वालों के लिए। एक डाइपोल है, उस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो P है, और आपको क्या करना है, इसके सेंटर से डिस्टेंस r पर, क्या बोला है, इसके सेंटर से डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो r है उन दोनों पर निर्भरता, मीन्स E और r में रिलेशन देखना है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो बहुत आसान है, 10th का आंसर कितना होता है, बिल्कुल सही। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका एक्साइल पोजीशन बन रही है। तो एक्साइल पोजीशन मैंने बोला था ना ऊपर अभी जस्ट कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, क्वेश्चन घुमा दिया है। इट मीन्स क्या बोला कि ये आपका डाइपोल है, ठीक है। इसके सेंटर से, मीन्स इसके सेंटर से बोला है कि यहाँ से आपको r डिस्टेंस पे, इट मीन्स क्या हो गया, ये अगर एक डाइपोल मान के चल रहे हैं हम लोग, ये -q +q इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे थे, इट मीन्स ये कौन सी पोजीशन बन गई, एक्साइल पोजीशन बन गई, ये अक्षीय स्थिति बन गई। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया है, इसलिए आंसर पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा ना 4th वाला, क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू होता है आपके पास, कितना होता है देखो। इस क्वेश्चन में आप ये नहीं बता सकते कि अक्षीय स्थिति ये दी है, निरक्षीय स्थिति है। इट मीन्स क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि आपका डाइपोल मोमेंट डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे, मीन्स दोनों केस में आपका E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है, ये आपको मालूम है। अगर ये इसकी निरक्षीय स्थिति वाली बात भी दी होती, मतलब इसको भी अगर हम मान के चले तो उस केस में भी E और r में जो रिलेशन है 1/r³ ही होता है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन होता कि इसकी केंद्र की दूरी से अक्षीय स्थिति में, है ना, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है तो आपको चेंज करना है। मीन्स अक्षीय स्थिति में क्या होता है 2p/r³ होता है, और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में p/r³ होता है। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट भी उसमें सॉल्व किया था कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ओके। क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, फ्लक्स से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, हर बार आते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसमें क्षेत्रफल S का पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा, ओके। ध्यान रखना इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको फ्लक्स के बारे में पता है तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इट मीन्स क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E और जो आपका क्षेत्रफल है, मीन जो एरिया है वो S है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका बन जाता है d∅ = EdS cos थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है, ds भी दिया हुआ है, लेकिन चेंज कहाँ दिया है, चेंज कहाँ पे पता चलेगा आपको, आपको यहाँ दिया हुआ है कि एक दूसरे के समांतर है।
तो ध्यान रखना यहाँ पे आप मैंने जब डिस्कस किया था तब बोला था कि अगर समांतर होता है, क्या बोला था हमने, ध्यान रखना, एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल का पृष्ठ जो है, सरफेस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, मीन्स ये एक दूसरे के अगर समांतर होते हैं तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 90 डिग्री का, है ना। और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो मतलब दोनों के एंगल बनता है 0 बनता है। ठीक है, अब ध्यान रखना इस केस को। तो अगर हम यहाँ पे क्या बोला है कि समांतर है, इट मीन्स cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आपका 0। अगर cos थीटा हम 0 करते हैं तो डी फाई जो कि फ्लक्स के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ई डी एस cos 90 हो जाएगा। और ई डी एस cos 90 में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इट मीन्स इससे रिलेटेड जब विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या था, समांतर था, तो फ्लक्स कितना हो जाता है, फ्लक्स हो जाता है आपका 0। ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसी कारण पूछते हैं इसको, क्योंकि जब भी हमारे स्टूडेंट इसको समांतर देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। जब आप 0 करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, जो कि सही नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, जब परपेंडिकुलर, जब पैरेलल दिया हुआ है दोनों, मीन्स ई और एस जो दोनों पैरेलल दिए हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, उन दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के केस में जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 0। ध्यान रखना दोनों में। और अगर दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाए, 0 डिग्री बनना आएगा, इस मतलब क्या होगा, एक और कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या, कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो सरफेस है ना, जो पृष्ठ है या सरफेस है, वो किसके परपेंडिकुलर है, वो ई के या विद्युत क्षेत्र के क्या है, ये विद्युत क्षेत्र मैंने लिख दिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स हमारे पास में जो डी फाई होता है, ईडीएस कितना हो गया, ईडीएस हमारा हो गया cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू अगर मैं cos थीटा 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ईडीएस। ओके, इट मीन्स यहाँ पे आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्लक्स के अधिकतम होने की शर्त लिखिए, मतलब उल्टा पूछ लिया जाए, मतलब इस केस में क्या हो गया, ये फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ओके, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है, इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि किसी भी पृष्ठ के या किसी भी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके मैक्सिमम होने की कंडीशन बताइए, राइट डाउन द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम फ्लक्स। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। इट मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है अगर सरफेस और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो थीटा कितना होता है, 0। और अगर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो तो थीटा इक्वल टू कितना बनता है, 90 डिग्री। इस केस में जो आपका फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम लिख दो। और इस केस में आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0। इट मीन्स क्या हो गया, मिनिमम हो गया, 0 से कम कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमको करना है ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने डिटेल में समझाया कि कई बार पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर हम लोगों ने कर लिया था जी, और इसका आंसर क्या हो गया आपका 0। ओके, नेक्स्ट वन में दिया है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है। ओके, क्या पूछा है कि एयर में, ठीक है, पूछा है पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होता है, 12 नंबर का आंसर है। ठीक है, अब ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला किया हुआ है आपने, ठीक है, याद आया होगा। क्या फॉर्मूला किया था आपने, गॉस का लॉ किया है। गॉस का लॉ बोलता है ना कि कितना हो जाता है, फाई होता है, वो हो जाता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, याद आया कितना होता है। हम बोलते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला
कुल फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से या क्लोज सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स कितना होता है, उस पृष्ठ के चार्ज या उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है या 1/ε0 टाइम्स होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में अगर गॉस के फॉर्मूले में पूछ लिया जाता है कि इस फॉर्मूले से रिलेशन कितना होता है, तो भी आपको यही करना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ओके, कुल नहीं दिया होता है तो फिर आप अलग तरीके से सोचते, लेकिन कुल दिया हुआ है मीन्स टोटल दिया हुआ है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12th वाले का आंसर हो जाएगा ख। इट मीन्स ये हो जाएगा 1/ε0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वाले दोनों क्वेश्चन आपको हमेशा करके रखना है, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन कई बार आसानी से बन जाते हैं। एक है धातु का पराविद्युतांक कितना होता है और वायु का पराविद्युतांक कितना होता है। इसके आंसर आप खुद ही अब इसमें दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 और 14 की बात कर रहे हैं। 13 का आंसर है क। ठीक है, धातु का कितना होता है, मेटल के लिए होता है इन्फिनिटी, और एयर के लिए कितना होता है, एयर के लिए होता है 1। हम लोग करते हैं ना, जब भी हम लोग 1/4πε0 के लिखते हैं, है ना, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले, और फिर हम लोग आखिरी में जाके लिखते हैं कि वायु या निर्वात, जैसे हम लोग ऐसा निकालते हैं, ये हो गया मान, और फिर हम बोलते हैं कि वायु या निर्वात में बोलते हैं कितना होता है, k = 1 लिख देते हैं। ओके, इट मीन्स यही k की वैल्यू ही पूछी है। ओके, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, k की वैल्यू ही पूछी है। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू होती है, मेटल के लिए k की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और एयर के लिए कितनी होती है 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। उसमें क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है। ओके, एक खोखला गोला है, खोखले के अंदर Q और -Q से मिलकर एक द्विध्रुव, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P है, गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या बोला है कि खोखले गोले के अंदर, आंसर यहीं पे छुपा हुआ है ना, खोखले गोले के अंदर Q और -Q आवेश से बना विद्युत द्विध्रुव होता है। वेरी गुड, आंसर दिया है एक स्टूडेंट ने कि सर इस केस में आज जो चार्ज फ्लक्स होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि वहां पे Q नहीं होता है, इस कारण इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी यूनिट के या इसी लेसन के जो सही जोड़ियां हैं वो, और इसके जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर है वो सारे करेंगे। ओके।